अरे हर हर महादेव, जय श्री राम भाई। सारे कैसे हैं? बढ़िया। तो देखो, आज जो है ना, जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का है। ओके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस से भी इसकी कनेक्शन है, सोशियोलॉजी से तो कनेक्शन है ही, दैट्स हम पढ़ रहे हैं। बाकी टॉपिक है ना, आप सुने होंगे नाम, बट आपको आज एक्चुअल में क्लियर होगा कंसेप्ट के साथ कि आखिर नक्सलिज्म होता क्या है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ना नक्सली एरिया, सुना तो है ही। ठीक है, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ को इस चीज़ के लिए बहुत पॉपुलर मानते हैं। तो मैं भी जब छोटी थी ना, तो मैं सुनती थी, और आर्मी वगैरह की कुछ स्पेशल पोस्टिंग इस टाइप के एरिया में होती है। मुझे लगता है कोबरा बटालियन की होती है क्या शायद। तो नक्सली एरिया में ही उन लोगों की पोस्टिंग होती है। तो मैं सोचती थी यार, क्या है ऐसा कि क्यों इसको नक्सली एरिया बोलते हैं, आखिर नक्सलिज्म होता क्या है। सो आज हम लोग नक्सलिज्म पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एक्साइटमेंट हो रही है पढ़ने के लिए। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है सिलेबस का, उसके बाद पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नक्सलिज्म पढ़ाने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे टेररिज्म होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो ये होता क्या है ये समझेंगे, उसके बाद डायरेक्टली नक्सलिज्म पे आएंगे। ठीक है। तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि जैसे ISM का मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी वर्ड के पीछे अगर ISM जुड़ता है, दैट मीन्स वो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। ये बात याद रखेंगे, याद रखिएगा प्लीज़ हमेशा। ISM का मतलब होता है आइडियोलॉजी से रिलेटेड। अब किसी भी वर्ड के पीछे अगर ISM लग जाए तो आइडियोलॉजी की ही बातें हो रही होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेररिज्म फर्स्ट। ये भी एक आइडियोलॉजी है। तो टेररिस्ट आप सुनने होंगे। टेररिज्म क्या होता है बेसिकली, जब आपके कंट्री के बॉर्डर के बाहर से कुछ लोग आते हैं और हम पे अटैक करते हैं। द पीपल आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ आर इंडिया, आप ये कह लो आपकी कंट्री के बाहर के जो भी लोग होते हैं वो अगर अटैक करते हैं आपकी कंट्री में घुस के, तो उसे टेररिस्ट माना जाता है और टेररिज्म के अंतर्गत वो आता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इनर बॉर्डर पीपल व्हेन डू फाइट। जैसे कि आपके जो इनर बॉर्डर है। अब देखिए, स्टेट का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोले स्टेट, तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश, बिहार, नहीं। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कोई गवर्नमेंट की बॉडी, जैसे मोदी गवर्नमेंट हो गया, BJP, BSP, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये स्टेट कहाएंगे, और ये स्टेट भी कैसे कहाएंगे, मतलब एक रूलिंग है और दूसरा अपोजिशन है। समझ में आया। तो इन्फिल्ट्रेशन का क्या होता है, मतलब कि इनर बॉर्डर के जो पीपल होते हैं, जैसे खुद में ही जैसे अंदर लड़ाई होती है, जैसे अपने गवर्नमेंट के बीच में मान लो कोई पीपल इमर्ज हो जाते हैं और वो खुद में लड़ाई करने लगते हैं। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा साइड में रखिए। अभी आप थोड़ा स्टेट पे आइए, मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करूँ। जैसे स्टेट यानी कि कोई गवर्नमेंट बॉडी, मैंने अभी आपको बताया ना स्टेट के बारे में, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेट वर्ड बहुत बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए, ओके। सो ये सारे जो भी टॉपिक्स है, राइट, ये सारे एक नोट पॉइंट है, मैं इसे रिपीट करूँगी जब टॉपिक आएगा। तो अब फाइनली मेन स्टोरी पे चलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये जो नक्सलिज्म है ये होता क्या है। ठीक है, देखिए नक्सलिज्म क्या होता है ना, कि जब आप कोई ऐसे लोग जो स्टेट के खिलाफ खड़े होके ये कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंसी चाहते हैं, हम आपके कंट्रोल से बाहर हैं, आप हम पे कंट्रोल नहीं कर सकते और आपका हम पे कोई अधिकार नहीं है। इसको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ कि नक्सलिज्म होता क्या है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट में जिस्ट दिया, थोड़ा सा एक स्मॉल बोल सकते हो आइडिया दिया, ताकि आपके दिमाग में रहे। अच्छा, ये बताइए, देखिए आपका क्या है ना, वेस्ट बंगाल। अब देखिए कहानी शुरू होती है सिलीगुड़ी से। वेस्ट बंगाल में एक एरिया है, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। ये स्टेट वो नॉर्मल स्टेट जो आप जानते हो, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वेस्ट बंगाल की। उस सिलीगुड़ी में सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है, तहसील जिसे बोलते हैं। अब आइए क्लियर करते हैं कि तहसील क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, तहसील यानी कि जब किसी एरिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ वाराणसी का, तो वाराणसी के दो तहसील हैं। ठीक है, जैसे हम पहला तहसील बोलेंगे जैसे सदर कहते हैं, और एक हरहुआ कहते हैं। देखिए सदर बाजार आपने नाम सुना होगा, तो सदर क्या होता है, अर्बन एरिया को डिनोट करता है, और वहीं पे हरहुआ जो एरिया है वो रूरल एरिया को डिनोट करता है। ठीक है, तो तहसील का मतलब होता है एक एरिया जो कि रूरल और अर्बन में डिवाइडेड हो। अब चलिए सिलीगुड़ी पे आते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल का एक जो डिस्ट्रिक्ट है सिलीगुड़ी, वो सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है, तहसील में आता है, ये सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है जिसे तहसील बोलते हैं। उसमें नक्सलबाड़ी, अब फाइनली यहाँ पे वर्ड इमर्ज हुआ है नक्सलबाड़ी। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे एक स्टोरी है पीजेंट लीडर्स की, फिर यहाँ पे वर्ड आता है पीजेंट लीडर, फिर इधर नोट्स में जाइए पीजेंट। पीजेंट कौन होते हैं? जैसे रूरल एरिया में एग्जिस्ट करने वाले लोग पीजेंट कहलाते हैं। जैसे अगर मैं गांव में रहती हूँ तो मैं भी पीजेंट हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो किसान, लोगों की आइडियोलॉजी होती है ना कि वो किसान है दैट्स मीन वो पीजेंट है, नहीं। अगर आप उस तहसील में जो आप रूरल एरिया के अंतर्गत आते हो तो आप भी एक पीजेंट ही कहाओगे। अब स्टोरी में वापस आइए। देखिए, दो लोग होते हैं, चारू समयाल और मजूमदार, ठीक है। चारू समयाल और मजूमदार एक पीजेंट लीडर होते हैं। वो क्या कहते हैं कि अब जैसे वेस्ट बंगाल का एरिया है, तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना कि अपर कास्ट के लैंडलॉर्ड्स बहुत हैं। जैसे अपर कास्ट में लैंडलॉर्ड्स हैं जो ज़मींदार हैं, और लोअर कास्ट में लेबर्स होते हैं। सो ऐसा पुराने ज़माने में ऐसा देखा गया है कि जो अपर कास्ट के लैंडलॉर्ड्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे लोअर कास्ट को, ठीक है। तो जो चारू मजूमदार है ना, आई एम सो सॉरी, चारू समयाल है ना, उन्होंने बंदूक की नोक पे 3000 स्क्वायर फीट को अपने कब्जे में कर लिया। मैंने देखिए गन की नोक पे लिखा है, ये मेरा नोट से छोटा छोटा। तो चारू समयाल ने क्या किया कि 3000 स्क्वायर फीट अपर कास्ट के छीन लिए गन की नोक पे, यानी बंदूक दिखा के, नहीं माना कोई तो उड़ा दिया उसे गन से ये। और इनका कहना क्या था, चारू समयाल का कहना क्या था कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट लैंड, यानी अब ये जो 3000 स्क्वायर फीट है जो मैंने छीना है अपर कास्ट से, ये इंडिपेंडेंट लैंड है, इसमें कोई भी लीडर अपना डिसीजन नहीं ले सकता। यहाँ पे लीडर का मतलब क्या है, कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी। जैसे उस टाइम पे जब ये जहाँ का ये सिलीगुड़ी और ये सारी चीज़ें जो स्टोरी है ना, वहाँ पे कांग्रेस का रूल था। ममता बनर्जी तो अब आई है लेकिन कांग्रेस का रूल था, ठीक है। तो कोई भी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, हालांकि उस टाइम एग्जिस्ट कांग्रेस करती थी तो कांग्रेस का बात करेंगे कि कांग्रेस भी इस पर कोई डिसीजन ले नहीं सकती किस लैंड पे उन्हें करना क्या, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लैंड है और हम लोग इसे नहीं देंगे, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ये हमारा लैंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, फाइट बिटवीन दी इनसाइड द स्टेट, इनसाइड द स्टेट। अब फिर देखिए अब क्या हुआ, स्टेट का मतलब समझ गया, गवर्नमेंट बॉडी, यानी अब यहाँ नक्सलिज्म आ गया, नक्सल वर्ड आ गया। क्यों? देखिए, क्योंकि मैं अपनी ही स्टेट से लड़ाई करूँ। जैसे एग्जांपल मैं हो गई, मैं चाहूँ कि अगर मैं कांग्रेस की पार्टी ही ख़त्म कर दूँ, मैं जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ, एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती हूँ, पर मैं एक गवर्नमेंट बॉडी को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका ज़रा सा भी रह जाए, इसके कोई भी निशान रह जाए। तो मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो एक गवर्नमेंट बॉडी के लिए है कि मैं कांग्रेस को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं बीजेपी को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं किसी और को, सपा को ख़त्म करना चाहती हूँ, कुछ भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नक्सलिज्म आ गया। यहाँ पे मेरी आइडियोलॉजी नक्सलिज्म क्यों हो गई, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंसी चाहती हूँ, किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चाहती। और मैं अंदर ही स्टेट में खुद के जो लोग होते हैं वो जब गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हैं, खुद की ही स्टेट में जब लोग इमर्ज होकर लड़ाई लड़ने लगते हैं तो वो नक्सलिज्म कहलाता है। अब देखिए अब हुआ क्या, जब 3000 स्क्वायर फीट आप लेके बैठोगे तो गवर्नमेंट तो हाथ पे हाथ धर के बैठेगी नहीं। तो जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बॉडी। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया, अपनी मशीनरी सेंड की। स्टेट की मशीनरी क्या होती है, अब आप मुझे बताइए। देखिए, जब भी आपसे कहा जाए कि एक स्टेट की मशीनरी है तो उसके डीजी, डीआईजी और उसके बाद आईजी हो गए, सब एसपी हो गए, है ना, एसपी साहब सुना होगा, कलेक्टर हो गए, जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि स्टेट की मशीनरी कौन है, तो मशीनरी मतलब ये नहीं कि जेसीबी ये वो दुनिया भर का, कलेक्टर, डीआईजी ये सारे आएंगे। और अगर मैं पूछूं कि इंडिया की मशीनरी कौन है, तो वेरी ऑब्वियस इंडियन आर्मी, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे तो बड़ा क्रेज़ है आर्मी वगैरह का, सच्ची बता रही हूँ मैं, ठीक है। मेरा बस चलो तो मैं ज्वाइन भी कर लूँ, बट फिजिकल मेडिकल में फेल ना हो जाऊँ, स्पेशली फिजिकल में, बिकॉज वहाँ की जो रेस होती है वो बहुत ही फास्ट, मुझे लगता है 8.5 मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ना होता है। आई डो नॉट नो मच बट आई नो अबाउट दिस। तो इंडियन आर्मी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इवन उसके हर पोस्ट के बारे में जानती भी हूँ। फॉर मी इट्स फेवरेट इज़ CISF एंड BSF, सच्ची मेरे लिए तो बहुत क्रेज़ है। बाकी मैं असम राइफल्स को भी जानती हूँ, उनमें क्या किट मिलती है, क्योंकि मैं यही सब देखती रहती हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं वापस आती हूँ कि टॉपिक पे। तो इंडियन मशीनरी इंडियन आर्मी होती है, क्लियर। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो क्या होता है कि स्टेट जो होती है वो अपनी स्टेट मशीनरी भेजती है, इन लोगों को भेजती है, डीआईजी वगैरह को भेजती है माहौल संभालने के लिए। और क्या होता है, स्टेट मशीनरी और इंडिपेंडेंट लैंड जो 3000 स्क्वायर फीट है,
उनके खिलाफ जब लड़ाई होती है तो ये लड़ाई कम से कम 5 दिन तक चलती है, अप्रॉक्स 5 डेज तक जो फाइट है वो एग्जिस्ट करती है। अब हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ नक्सलिज्म। आई होप इट इज़ क्लियर कि आखिर होता क्या है। पहले हमें तुम्हें स्टोरी बता के ना मैं समझाई कि होता क्या है। अब मैं जब आइडियोलॉजी बताऊंगी तो मैं उस लैंड से, उस पर्सन से सब कुछ कंपेयर करूंगी कि जो भी मजूमदार थे या जो भी चारू समयाल थे उन्होंने क्या किया, क्यों किया, उनका आइडियोलॉजी क्या था। ओके, सो आइडियोलॉजी नक्सलिज्म की पहली आइडियोलॉजी है इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टेट, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एंड सोवरेन लैंड। एग्जाम्पल ले लो, जैसे इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टेट यानी हम स्टेट से, जैसे स्टेट की जो भी पावर है, गवर्नमेंट की जो भी पावर है, उससे इंडिपेंडेंसी चाहते हैं। दैट मीन्स हम लिबरल होना चाहते हैं, हम फ्रीडम चाहते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि यूपी का पूरा एरिया मेरा हो जाए, मैं उसको कंट्रोल करूँ, गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल न करे, तो वो नक्सलिज्म कहेगा। तो मैं भी वही कहूँगी, ठीक है। मैं चाहूँगी कि कोई भी लीडर हम पे राज ना कर सके, कोई डिसीजन नहीं ले सके, कोई लॉ फॉलो ना हो हमारे ऊपर, कुछ भी दबाव ना हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टेट, हम स्टेट की जो भी हमारी गवर्नमेंट बॉडी है उससे फ्री होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। पीपल रिप्रेजेंटेशन, अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक एरिया जिसको मैंने कब्जा किया हुआ, एग्जाम्पल यूपी कब्जा कर लिया मैंने या बिहार कब्जा कर लिया, तो उसमें मान लो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, यानी इसमें से एक लोगों से मेरी दुश्मनी चल रही है एग्जाम्पल। तो मान लो वो एक्स पर्सन से मेरी दुश्मनी चल रही है और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं 1000 में से, ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा कि इसके साथ क्या किया जाए, और मैक्सिमम लोग क्या है, मार दो से, तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगी, क्योंकि मेजोरिटी लोग यही कहते हैं। तो पीपल की रिप्रेजेंटेशन मायने रखती है, क्या लोग बोलते हैं इनसाइड द इंडिपेंडेंट स्टेट, आई मीन इंडिपेंडेंट लैंड। एग्जाम्पल कि मैंने कोई एरिया कवर कर लिया, उसमें कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैं, वो ये कह रहे हैं वो मेजोरिटी में है, तो पीपल का रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है। जैसे हमारी डेमोक्रेसी में कि मेजोरिटी पार्टी विन करती है तो वही रूल करती है, तो वही तो पीपल रिप्रेजेंटेशन, राइट, तो मेजोरिटी का मान होगा। और सोवरेन लैंड, इनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम देखिए नक्सली एरिया में क्या क्या, कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। जैसे नॉर्मल लेमैन के लैंग्वेज में ना बस एक ही आता है, छत्तीसगढ़, लेकिन कितने एरिया को अभी भी वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो पूरे भारत को उस एरिया से अलग करना चाहते हैं। अच्छा, जेएनयू का नाम सुना होगा, है ना। जेएनयू में तो छात्र आए दिन यही करते हैं, मुझे लगता है शायद वो पढ़ाई करके वहाँ जाते, पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते बल्कि ये सब करने के लिए जाते हैं। शायद यही रीज़न है कि बच्चे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ के भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, दैट्स वाई उनका प्लेसमेंट नहीं लग पाता। एंड दिस इज़ द रियलिटी, जिसको बुरा लगने लगे भाई, मुझे उससे क्या। तो जेएनयू में हर बार एक नारा सुना होगा आपने कि इतने दिन के लिए हम जो है इनको काट के अलग कर देंगे, इतना एरिया इंडिया का इससे अलग कर देंगे, सिर्फ इतना दिन चाहिए हमको, इतने दिन तक ऐसा करेंगे। तो उन लोगों का भी एरिया वही है, वो लोग भी इसी सोच के हैं, नक्सलवादी सोच के हैं वो। तो इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं पहले सुनिए। वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ है, सिलीगुड़ी, दैट्स वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का सिर्फ ईस्टर्न भाग होने चाहिए, जिसमें से सोनभद्र और मिर्ज़ापुर 2 आते हैं। अगर यूपी की पूरी बात करें तो सोनभद्र आता है और मिर्ज़ापुर आते हैं, तहसील कह लो। देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अपर कर्नाटका, है ना, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, एंड द लास्ट इज उड़ीसा। तो इतने सारे एरिया जो स्टेट हैं वो नक्सली एरिया, नक्सली इन्फिल्ट्रेटेड स्टेट्स कहते हैं, जिनको वो कब्जा करना चाहते हैं और इंडिया से काट के अलग करना चाहते हैं और उस पर खुद राज करना चाहते हैं, जिसमें जेएनयू में आए दिन भाषण होते रहते हैं। वो यही एक तरीके से यही आइडियोलॉजी है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ कि क्यों कुछ एरिया में इस तरीके का फैक्टर है, क्यों यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सारे एरियाज़ को छोड़ के क्यों केरला में नहीं है, क्यों इधर नहीं है, क्यों उधर नहीं है, आखिर क्यों है ऐसा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ यही एरिया नक्सली एरिया क्यों कहते हैं, वो एरिया जो इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं, अपने इतने सारे स्टेट्स हैं, बल्कि इसमें सिर्फ 9 स्टेट्स को नक्सली एरिया बोला गया, बाकी के इतने सारे स्टेट्स हैं वो उनको क्यों नहीं बोला गया, बताइए। 28 स्टेट्स में से 9 स्टेट्स को अगर आप निकाल दो तो जितने भी बच्चे कुछ हैं उनको नक्सली एरिया क्यों नहीं बोला जाता, उनको नक्सली इन्फ्लेटेड क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि वहाँ पे कास्ट सिस्टम इतनी ज़्यादा नहीं है। अरे अब देखो ना, अपने यूपी बिहार में देख लो, वेस्ट बंगाल में देख लो, वहाँ पे क्या होता है ना, कास्टिज्म चलता है, कास्ट सिस्टम चलता है। दैट मीन्स कि जो कास्ट होते हैं वो बहुत मतलब हाई लेवल का होता है,
जैसे कि आप इस कास्ट के हो तो हम इसमें शादी नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण में ही करेंगे, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय में करेंगे। ये चीज़ बहुत चलती है इन्हीं सारे एरिया में। कास्टिज्म बहुत होता है, पावरफुल पीपल बहुत होते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जो कास्ट सिस्टम है, पावरफुल पीपल हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, हम कम पावरफुल हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इन स्टेट्स में कुछ ज़्यादा ही है कास्टिज्म और पावरफुल और पावरलेस का जो एक्सप्लॉइटर एक्सप्लॉइटेड वाला सीन है। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि हम इनसे अलग हो जाए। ठीक है, अब हम बोले आपसे कि नक्सलिज्म पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, बहुत ही फेमस। सोशियोलॉजी में ये आया कहाँ से, क्यों आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इट इज़ अ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये वो दुनिया भर का, 3 वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करिए सोशियोलॉजी, तो हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन इंटरैक्शन, ह्यूमन ग्रुप्स एंड ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, ह्यूमन ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज सोशियोलॉजी। एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी का एक ये डेफिनेशन है। तो सोशियोलॉजी में सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज को ही डिस्कस करते हैं ना। तो देखो इंटरैक्शन क्या होता है? इंटरैक्शन इसमें किस चीज़ का? एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड का, यानी लैंडलॉर्ड और जो फार्मर्स हैं उनका। ह्यूमन ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कौन से ग्रुप्स बनेंगे? एक पावरफुल लोगों का ग्रुप बनेगा जिनके पास बहुत पावर है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है ये वो, और एक पावरलेस का ग्रुप बनेगा। इंस्टीट्यूशन, कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन, पता होगा। तो नक्सलबाड़ी स्टार्टेड अगेंस्ट अपर कास्ट। तो ये जो नक्सलबाड़ी सिस्टम है ये अपर कास्ट के खिलाफ ही तो शुरू हुआ है, यानी जो ऊंचे कास्ट के लोग थे वो उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनके एक्सप्लॉइटेशन को पसंद नहीं करते थे, उनके डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करते थे। तो वो क्या कह रहे हैं कि नक्सलबाड़ी इसीलिए शुरू हुआ। तो अब जब ये इतने सारे चीज़ें आ गई, तो अब बताइए सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है कि नहीं? अब मैंने आपको बताया इंटरैक्शन सोशियोलॉजी में आता है, ह्यूमन ग्रुप्स की बात करें सोशियोलॉजी में आता है, इंस्टीट्यूशन की बात किया सोशियोलॉजी में आता है। दैट्स वाई सोशियोलॉजी एंड नक्सलिज्म इज कनेक्टेड, एंड दैट्स वाई नक्सलिज्म हमको पढ़ना है अपने सिलेबस में। दैट इज़ वाई हम लोगों को सिलेबस में दिया ही इसीलिए गया है ना, ताकि आप समझो कि नक्सलिज्म, नक्सलबाड़ी सब कितना गलत है। कि आप किसी, अब तो भारत ऑलरेडी पहले तो बहुत ज़्यादा विशाल था, अब इतने छोटे से टुकड़े में वो ऑलरेडी सिमटा हुआ है। उसमें से भी अगर आप अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर ये कह के बांट रहे हो देश को, तो आप गलत हो। ठीक है, देखिए डिस्क्रिमिनेशन करना इज़ वेरी रॉन्ग, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ। आई एम फ्रॉम ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण, बट स्टिल हम कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, वी आर इक्वल। यानी हम लोग रिलीजन में भी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं है। मेरे भी फ्रेंड्स हैं डिफरेंट, मैं कभी इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करती, बिकॉज भगवान के घर से सब इक्वल बन के आए हैं। भगवान ने कहा कर्म के आधार पर बंटवारा होगा, ना कि जन्म के आधार पर, और आज के लोग जन्म के आधार पर मानते हैं। अगर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ मैं ब्राह्मण बन जाऊँगी, अगर कोई और शूद्र जो अपने आप को कह रहा है कि मैं लोअर कास्ट का हूँ वो पूजा पाठ करेगा तो वो भी ब्राह्मण बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो भगवान है उन्होंने कर्म के आधार पर डिवाइड किया है, ना कि जन्म के आधार पर, याद रखिएगा। तो अगर आप ये सोचे कि आप बांट देंगे किसी चीज़ को, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली कभी नहीं होगी, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा गलत है। दैट इज़ वाई कुछ एरिया में आए दिन शूटिंग होती है, और यहाँ पे आर्मीज़ की जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी सी तैनाती होती है। समझ में आया? कोबरा बटालियन का नाम सुना होगा, कोबरा का नाम सुना होगा, राइट? ये सीआरपीएफ के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी होती है। तो आप एरिया में मतलब आए दिन जो है शूटिंग वगैरह चालू होते हैं, कभी देखोगे इसको मार दिया उसको मार दिया। तो मैंने छत्तीसगढ़ का नाम सुना था, बट इसमें और भी एरियाज़ हैं। समझ में आया? 9 स्टेट्स हैं जो उसमें बिलोंग करते हैं, और आइडियोलॉजीज़ की ये है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है, एंड आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी धीरे धीरे समझाने का ट्राई किया है गाइस, क्योंकि मैंने देखा कमेंट सेक्शन में लोग ये बोल रहे थे कि मैम यू आर वेरी फास्ट, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट? तो मैंने कहा इस बार हम आराम से डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके गाइस, आई टेक योर कमेंट सीरियसली, राइट? तो आप लोग जो भी कमेंट करते हो वो मैं पढ़ती हूँ, मैं रीड करती हूँ, और मैं समझने का ट्राई करती हूँ कि आखिर कहाँ मेरी कमी रह गई है। ओके, तो चलिए गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो भाई, राम राम, चलते हैं।